आज अपन आगे पढ़ेंगे भेदभाव का सामना करने पर कि अपनी आजीविका चलाने के लिए लोग अलग अलग तरह के काम करते हैं, जैसे पढ़ाना, बर्तन बनाना, मछली पकड़ना, बढ़ईगिरी, खेती एवं बुनाई का काम। तो लोग अपना जीवन चलाने के लिए कई तरह से अलग अलग तरह के कार्य करते हैं, लेकिन कुछ कामों को दूसरों के मुकाबले अधिक महत्वपूर्ण माना जाता है। लेकिन इनमें कुछ कार्य ऐसे होते हैं जिन्हें अच्छा समझा जाता है और कुछ कार्य होते हैं जिन्हें नीचा समझा जाता है। तो जैसे सफाई करना, कपड़े धोना, बाल काटना, कचरा उठाना आदि जैसे कामों को समाज में कम महत्व दिया जाता है, और इन कामों को जैसे कचरा उठाना, सफाई करना, बाल काटना, कपड़े धोना, तो इन लोगों को जो लोग ये कार्य करते हैं उन्हें कम महत्व दिया जाता है। इसीलिए जो लोग इन कामों को करते हैं उनको गंदा समझा जाता है या अपवित्र माना जाता है ना, उनसे छुआछूत की जाती है। जाति व्यवस्था का एक बड़ा ही महत्वपूर्ण पहलू है, और यह किस कारण किया जाता है? जाति व्यवस्था के कारण के समाज में कुछ जातियों को निम्न कार्य करने के लिए रखा गया है, और कुछ जातियाँ ऐसी होती है जो दूसरे कार्य करते हैं। जाति व्यवस्था में लोगों के समूहों सीढ़ी के तले में रखा गया, उनको अछूत और अयोग्य कहा गया, और जो लोग ये कार्य करते हैं सफाई का, कचरा उठाने का, इन लोगों को समाज में अछूत और अयोग्य कहा जाता है। जाति प्रथा के नियम एकदम निश्चित थे। इन अछूतों को दिए गए कामों के अलावा और कोई काम करने की इजाज़त नहीं थी, और ये लोग केवल यही कार्य कर सकते थे, दूसरे कार्य इनको नहीं करने दिए जाते थे। उदाहरण के लिए कुछ समूहों को सिर्फ कचरा उठाने और मरे हुए जानवरों को गांव से हटाने की इजाज़त थी। उन्हें ऊंची जातियों के लोगों के घर में घुसने, गांव के कुएं से पानी लेने और यहाँ तक कि मंदिर में घुसने की भी इजाज़त नहीं थी। और जो सफाई का कार्य करते थे, कचरा उठाने का, और कोई जानवर मर जाता था उसे उठाने का कार्य करते थे, उन लोगों को न तो मंदिर में जाने की इजाज़त थी, न ही गांव के कुएं से खुद पानी भरने की। उनको फिर कोई कुएं से पानी निकाल के उनका मटका भर देते थे। तो इस तरीके से उन्हें अछूत माना जाता था। उनके बच्चे दूसरी जाति के बच्चों के साथ स्कूल में बैठ नहीं सकते थे। लेकिन आज समय के साथ साथ काफ़ी विकास हो गया है, लोगों की सोच बदल गई है, तो ऐसा नहीं है। पहले के समय में ये किया जाता था। इसी तरह ऊंची जाति के लोगों को जो अधिकार हासिल था उससे उन्होंने तथाकथित अछूतों को वंचित रखा, और ऊंची जाति के लोगों को कुछ विशेष अधिकार दिए गए थे, लेकिन जो नीची जाति के लोग होते थे उन्हें वो अधिकार नहीं दिए गए थे। अगले पृष्ठ पर हम यह देखेंगे कि कैसे भारत की एक मशहूर हस्ती को भेदभाव का सामना करना पड़ा था। यह भाग हमें यह समझने में मदद करेगा कि कैसे जाति के तहत बहुत बड़ी संख्या में लोग भेदभाव के शिकार हुए। तो भारत के एक महान नेता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जाति व्यवस्था पर आधारित भेदभाव के अपने अनुभवों के बारे में लिखा है। यह अनुभव उनको 1901 में हुआ, जब वे केवल 9 साल के थे। वे महाराष्ट्र में कोरेगांव में अपने भाइयों के साथ पिता से मिलने गए थे। बड़ी देर हमने इंतज़ार किया पर कोई नहीं आया। 1 घंटा बीत गया तो स्टेशन मास्टर पूछने आ गए। उन्होंने हमसे हमारी टिकट मांगी, जो हमने दिखा दिए। उन्होंने पूछा कि हम वहाँ क्यों रुके हुए थे। हमने बताया कि हमें कोरेगांव जाना था और हम पिताजी या उनके नौकर के आने का इंतज़ार कर रहे थे, लेकिन दोनों में से कोई भी नहीं पहुँच पाया था, और हमें पता नहीं था कि कोरेगांव कैसे पहुँचते हैं। हमने बहुत अच्छे कपड़े पहन रखे थे। हमारे कपड़ों और बोली से कोई भी यह अंदाज़ नहीं लगा सकता था कि हम अछूतों के बच्चे हैं। अब ये भी एक निम्न जाति के ही थे, लेकिन इनके कपड़े वगैरह इतने अच्छे थे कि कोई उन्हें कह भी नहीं सकता था।
निश्चय ही स्टेशन मास्टर को यह लगा कि हम ब्राह्मण बच्चे हैं और वे हमारी मुश्किल को देखकर बड़े परेशान हुआ, जैसे कि हिंदुओं से होता ही है। स्टेशन मास्टर ने हमसे पूछा कि हम कौन हैं। बिना एक पल भी सोचे मेरे मुंह से निकल गया कि हम महार हैं। महार एक जाति होती है जिसे निम्न समझा जाता है। बम्बई प्रांत में महार समुदाय को अछूत माना जाता था। उन्होंने एकदम से धक्का लगा। अब जैसे स्टेशन मास्टर ने ये सुना कि ये महार है तो वो एकदम चौंक गए। वे भौचक्के रह गए। उनके चेहरे पर अचानक परिवर्तन हुआ। हमने देख लिया कि एक अजीब सी घृणा की भावना उन पर हावी हो गई है, और जैसे उन्हें पता चला कि वो महार है तो उनको एकदम ऐसे उनका चेहरा ही चेंज हो गया। उन्होंने जैसे ही मेरा जवाब सुना वे अपने कमरे में वापस चले गए और हम वहीं के वहीं खड़े रह गए। 15-20 मिनट बीत चुके। सूरज बिल्कुल छिप सा गया। पिताजी आए नहीं थे और न ही उनका नौकर। अब स्टेशन मास्टर भी हमें छोड़कर चले गए थे। हम काफ़ी घबराए हुए थे। यात्रा के शुरू में जो खुशी और उत्साह की भावना थी उसकी जगह अब अत्यधिक उदासी ने ले लिया। अब दिन भर इंतजार करते रहते, पिताजी आए नहीं, न उनका नौकर आया। शाम हो गई, स्टेशन मास्टर भी छोड़ के चला गया। अब वो टेंशन में होने लगे, उदास हो गए थे। आधे घंटे के बाद स्टेशन मास्टर लौट कर आए तो पूछा कि हम क्या करने की सोच रहे हैं। हमने कहा कि अगर हमें किराए पर एक बैलगाड़ी मिल जाती तो वह हम कोरेगांव जा सकते थे। अगर कोरेगांव ज़्यादा दूर नहीं है तो हम फ़ौरन निकलना चाहते हैं। वहाँ किराए पर कई बैलगाड़ियाँ चल रही थी, लेकिन मैंने स्टेशन मास्टर को जो जवाब दिया था कि हम महार हैं, उसका पता सबको चल गया था। कोई भी गाड़ी वाला अछूत वर्ग की सवारी को ले जाकर अपने आप को गंदा और नीचा नहीं बनाना चाहा। अब सबको पता चल गया कि वो महार जाति के हैं, तो उन्हें कोई ले जाने को भी तैयार नहीं था। हम दुगना किराया देने को तैयार थे, पर हमें एहसास हुआ कि बात पैसे से नहीं बन सकते। स्टेशन मास्टर जो हमारे लिए गाड़ी वालों से मोल तोल कर रहे थे, चुपचाप खड़े हो गए। समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या करें। बच्चे पैसा देने को तैयार थे, फिर भी गाड़ी वालों ने उन्हें ले जाने से मना कर दिया। क्यों? क्योंकि वो वहाँ के लोग उन्हें अछूत समझ रहे थे। स्टेशन पर लोगों ने डॉक्टर अंबेडकर और उसके भाइयों के साथ कैसे भेदभाव किया कि ये मतलब उन्हें कोई भी अपनी गाड़ी में नहीं बैठाना चाह रहा था। तो कल्पना करके देखिए कि यह कितना मुश्किल होगा अगर लोगों को एक जगह से दूसरी जगह जाने न दिया जाए। यह कितना अपमानजनक और दुखदायी होगा अगर लोग आपसे दूर रहे, आपको छूने से मना करें और आपको पानी न पीने दें। यह छोटी सी घटना दिखती है कि कैसे गाड़ी से एक से दूसरी जगह जाने के साधारण काम की सुविधा भी इन बच्चों के पास नहीं थी, जबकि वे पैसा दे सकते थे। स्टेशन के सभी गाड़ी वालों ने बच्चों को ले जाने से मना कर दिया। उन्होंने बच्चों के साथ भेदभाव भरा व्यवहार किया क्योंकि वो निम्न जाति के थे। इस कहानी से बिल्कुल साफ है कि जाति पर आधारित भेदभाव न केवल दलितों को कई गतिविधियों से वंचित रखता है, बल्कि वह उन्हें आदर और सम्मान भी नहीं मिलने देता जो दूसरों को मिलता है। अब इनके लिए लोगों ने संघर्ष भी किया। तो समानता के लिए कैसे संघर्ष किया? ब्रिटिश शासन से आज़ादी पाने के लिए जो संघर्ष किया गया था उसमें समानता के व्यवहार के लिए किया गया संघर्ष भी शामिल था। दलितों, औरतों, जनजातीय लोगों और किसानों ने अपने जीवन में जिस गैर बराबरी का अनुभव किया उसके खिलाफ उन्होंने लड़ाई लड़ी। जैसा कि पहले भी बात हुई, बहुत सारे दलितों ने संगठित होकर मंदिर में प्रवेश पाने के लिए संघर्ष किया। अब बहुत सारे दलित लोग जो नीची जाति के थे उन्होंने मिलकर संघर्ष किया कि भगवान सबके लिए एक है और हम भी भगवान के मंदिर में जा सकते हैं। महिलाओं ने मांग की कि जैसे पुरुषों के पास शिक्षा का अधिकार है, अब औरतों को पहले शिक्षा से वंचित रखा जाता था, तो उन्होंने भी ये मांग रखी कि हमें भी पढ़ने दिया जाए, वैसे उन्हें भी अधिकार मिले। किसानों और दलितों ने अपने आप को जमींदारों और उनकी ऊंची ब्याज की दर से छुटकारा दिलाने के लिए संघर्ष किया, और जो ज़मीनें जमींदारों के कब्जे में थी तो उन्होंने कहा कि हमें हमारी ज़मीनें वापस दी जाए।
1947 में, और इस तरीके से सभी लोग समानता के लिए और अपने अधिकारों के लिए संघर्ष करने लगे। 1947 में भारत जब आज़ाद हुआ और एक राष्ट्र बना तो हमारे नेताओं ने समाज में व्याप्त कई तरह की असमानताओं पर विचार किया। संविधान को लिखने वाले लोग भी इस बात से अवगत थे कि हमारे समाज में कैसे भेदभाव किया जाता है। अब लोगों को सबको पता है कि भेदभाव कैसे किया जाता है और लोगों ने उनके खिलाफ किस तरह संघर्ष किया है। इसके लिए कई क्रांतियाँ हुई। कई नेता इन लड़ाइयों के हिस्सा थे, जैसे डॉक्टर अंबेडकर। इसीलिए नेताओं ने संविधान में ऐसी दृष्टि और लक्ष्य रखा जिससे भारत में सभी लोगों को बराबर माना जाए। समानता को एक अहम मूल्य की तरह माना गया जो हम सभी को एक भारतीय के रूप में जोड़ती है, और इस ऊंच नीच के भेदभाव को समाप्त किया गया। नए कानून बनाए गए। प्रत्येक व्यक्ति को समान अधिकार और समान अवसर प्राप्त हैं। अस्पृश्यता यानी छुआछूत को अपराध की तरह देखा जाता है और इसे एक कानूनी इसे एक अवैध जो छुआछूत करते थे ना, उसको सज़ा दी जाती थी। इसके लिए कानून बनाए गए। लोग अपनी पसंद का काम चुनने के लिए बिल्कुल आज़ाद थे। अब पहले जाति के आधार पर लोग काम करते थे, लेकिन अब कोई भी व्यक्ति, चाहे वह किसी जाति का हो, कोई भी कार्य कर सकता था। नौकरी सभी लोगों के लिए खुली हुई है। अब इसके सबके अलावा संविधान ने सरकार पर यह विशेष जिम्मेदारी डाली थी कि वह गरीबों और मुख्य धारा से अलग थलग पड़ गए समुदायों को इस समानता के अधिकार के फायदे दिलवाने के लिए विशेष कदम उठाए। संविधान के लेखकों ने यह भी कहा कि विविधता की इज्जत करना, उसे मूल्यवान मानना समानता सुनिश्चित करने में बहुत ही महत्वपूर्ण कारक है। उन्होंने यह महसूस किया कि लोगों को अपने धर्म का पालन करने, अपनी भाषा बोलने, अपने त्यौहार मनाने और अपने आप को खुले रूप में अभिव्यक्त करने की आज़ादी होनी चाहिए, कि मनुष्य को हर अधिकार दिया जाना चाहिए ताकि वह समानता से और स्वतंत्रता रूप अपना जीवन जी सके और अपना विकास कर सके। उन्होंने कहा कि कोई एक भाषा, धर्म या त्यौहार सबके लिए अनिवार्य नहीं बनना चाहिए। जो अपनी इच्छा से वह व्यक्ति कोई भी धर्म अपना सकता है और उसका पालन कर सकता है, कोई भी त्यौहार मना सकता है, कोई भी भाषा बोल सकता है। अब उन्हें स्वतंत्रता दी गई। उन्होंने जोर दिया कि सरकार सभी धर्मों को बराबर मानेगी। इसीलिए भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है और इसीलिए हमारे भारत में सभी धर्मों का सम्मान किया जाता है, जहाँ लोग बिना भेदभाव के अपने धर्म का पालन करते हैं। इसे हमारी एकता के महत्वपूर्ण कारक के रूप में देखा जाता है कि हम इकट्ठे रहते हैं और एक दूसरे की इज्जत करते हैं। हालांकि हमारे संविधान में इन विचारों पर जोर दिया गया है, पर यह पाठ इसी बात को उठाता है कि असमानता आज भी मौजूद है और सरकार ने कई तरह के कानून बना दिए, लेकिन फिर भी आज ये असमानता हमें कहीं कहीं देखने को मिलती है। समानता वह मूल्य है जिसके लिए हमें निरंतर संघर्ष करते रहना होगा। भारतीयों के लिए समानता का मूल्य वास्तविक जीवन का हिस्सा बने, सच्चाई बने, जिसके लिए लोगों के संघर्ष, उनके आंदोलन और सरकार द्वारा उठाए जाने वाले कदम बहुत ही जरूरी है। तो बच्चों, ये चैप्टर अब पूरा होता है। कल हम इसके प्रश्न उत्तर करेंगे। धन्यवाद।